हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। सभी स्टूडेंट्स का लाइव क्लास में स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाइए गाइस। ये क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि यदि इस क्लास को आप कंप्लीट देखते हो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कनेक्ट होके, आप लोगों का एग्जाम में 1 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। बिकॉज आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को। हीट ट्रीटमेंट क्या होती है, कितने तरह के प्रोसेस होते हैं, और ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है। और यहां से वो डीपली क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, आप लोगों को स्ट्रक्चर में उलझाने की कोशिश करता है, प्रोसेस में उलझाने की कोशिश करता है। एनीलिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं इस कंप्लीटली, मुझे उम्मीद है कि हीट ट्रीटमेंट हम 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट कर रहे होंगे, या जितने भी क्लासेस में जाता है इन क्लासेस को देख लेते हो। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो आज की क्लास है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ स्टील है, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन चीजों को हम लोग बारीकी से क्लियर कर रहे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, उन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। गुड इवनिंग सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है बिकॉज मैकेनिकल ट्रेड के अलावा ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल साइंस एंड आप लोगों का हीट ट्रीटमेंट, तो दोनों तरफ से महत्वपूर्ण है। WCS के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। राइट, तो जैसे कि अभी आप लोगों का मैथ्स ड्राइंग वाला जो पोर्शन अभी आना है आपके मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में, वहां के लिए भी तो डिफरेंट जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दोगे, ये टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों का इंक्लूड किया जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ऑल क्लियर, और मैं आशा करता हूं कि आपकी पूरी एनर्जी के साथ में आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे होंगे। जो फंडामेंटल क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी गई हैं, उन सभी क्लासेस को बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, आपकी चीजें इंप्रूव हो रही होंगी, साथ साथ में अपना एफर्ट भी लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से अपना 100% दे रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां आप भी अपना 100% दो, जब भी रिजल्ट आने वाला है। इस बात से ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऊष्मा उपचार, यानी कि हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। हम लोग प्लेन कार्बन स्टील को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या कुछ चेंजेस होता है, उन चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्लास है डिटेल क्लासेस होने वाली है, जहां पर हम लोग कंप्लीटली प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या कंप्लीटली आप लोगों की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि जो हीट ट्रीटमेंट है वो बेसिकली की क्यों जाती है, क्या रीजन है हीट ट्रीटमेंट का, या हीट ट्रीटमेंट होती क्या है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट का यदि हम लोग कॉमनली बात करें, जो हमारी स्टील है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो डिपेंड करती हैं स्टील के जो भी कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग, कि स्टील में किस किस का मिक्सचर है, उसमें कार्बन कितने प्रतिशत है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टील की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं। लेकिन हम स्टील को यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करें और उसको एक निश्चित दर से ठंडा करें, तो उसके स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम चेंज कर पाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव कर पाते हैं, और इन्हीं बदलाव के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टील को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करना और निश्चित दर से ठंडे करने की प्रोसेस को हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे कि हमको डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल सके। लाइक हमको स्टील की हार्ड प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसको सडन ठंडा करते हैं, यानी कि उसकी क्विंचिंग करते हैं, जिससे कि स्टील में मार्टेनसाइड स्ट्रक्चर बनता है और स्टील में हमको हार्डनेस की प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसी प्रकार यदि स्टील में हम लोगों को सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम लोग एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। यदि ब्रिटलनेस को रिड्यूस करना है, टफनेस को इंक्रीज करना है, तो हम लोग बेसिकली अलग अलग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये सभी प्रोसेस को यदि हम लोग समझे कॉमनली ब्रॉड लेवल पर, यदि हीट ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट का जो मेन पर्पस है, या हीट ट्रीटमेंट क्या है, जहां पर हम एक स्टील को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित दर से ठंडा करते हैं। जैसी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी कूलिंग रेट हो सकती है। तो यह चीज क्लियर है। यहां तक एक बार कमेंट करके क्लियर करिए कि
यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? यदि हम लोग हीट ट्रीटमेंट के एक बेसिक के बारे में डिस्कस करें, यदि आपसे कोई भी पूछ लेता है कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, जनरली डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टी स्टील में प्राप्त कर सकें। यदि हमको हार्डनेस की जरूरत है तो हार्ड, सॉफ्टनेस की जरूरत है सॉफ्ट, टफनेस की जरूरत है तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको मिल सके, इसलिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट एंड इसके पर्पसेस को यदि हम लोग देखें, जैसे कि यहां पे इन्होंने क्या बोला है, देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये टोटल जो आप लोगों का यहां पे पीपीटी बना हुआ है एज पर स्टैंडर्ड सिलेबस बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आपको देखने को मिल जाता है, और इन चीजों को मैं बहुत ही कॉमन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आपसे पूछे, आप उसका जवाब बेसिकली आसानी से दे सको। तो यहां पर हीट ट्रीटमेंट की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन इन द सेंस उस स्टील में क्या क्या कंपोजिशन है, कार्बन की मात्रा कितनी है, आयरन की मात्रा कितनी है, और कौन कौन से मटेरियल को मिक्सचर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग स्टील की प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड करती है। एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि स्टील का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर भी हमारी स्टील की जो प्रॉपर्टीज है बेसिकली डिपेंड करती है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी चेंज टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसके यदि हम लोग संरचना में बदलाव कर दें, स्टील की संरचना को एक खास तापमान पर गर्म करके और फिर उसे निश्चित दर पर ठंडा करके बदला जा सकता है। और जब स्टील के स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का जो मेन पर्पस है हमारा, वो क्या है कि हम स्टील की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकें। हमको किसी स्टील का यूज है ऐसी जगह पर कि हमको वहां पर हार्ड चाहिए, चूंकि वियर रेजिस्टेंस गुण लाना है कि वो मटेरियल हमारा घिसे नहीं, तो हम उस स्टील को हार्ड कर सकें। यदि किसी मटेरियल को मुझे मशीनिंग करना है और मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, तो मैं उसका हीट ट्रीटमेंट करके, एनीलिंग प्रोसेस करके मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकूं, स्टील को सॉफ्ट कर सकूं और मशीनिंग कर सकूं। आफ्टर मशीनिंग जब मेरा शेप बन जाता है, मुझे फिर से उसे हार्ड करना है, तो मैं फिर से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके उसको हार्ड कर सकूं, जिससे कि जहां पे कंपोनेंट लगना है मैं उसको हार्ड करके लगा सकूं। मशीनिंग के लिए मैंने सॉफ्ट कर लिया, आफ्टर मशीनिंग मैंने उसको हार्ड कर लिया। तो समझ रहे हो? तो इस तरह से हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोडक्शन में बेसिकली यूज करते हैं। अब बात आती है, चूंकि हम हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से जो प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, वो हम कंपोजिशन में चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि जो स्टील की प्रॉपर्टीज है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर। हम हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, ना कि कंपोजिशन को। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात आती है कि हम बेसिकली ये बदलते कैसे हैं और स्टील में किस किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि हमको कोई स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो पहले हमको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर समझना पड़ेंगे कि स्टील में स्ट्रक्चर किस किस तरह के होते हैं, हार्डनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉफ्टनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें कि स्टील का स्ट्रक्चर बेसिकली होता किस किस तरह का है। देखिए, स्टील की संरचना तब दिखाई देती है, स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यदि किसी स्टील के टुकड़े को तोड़कर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वहां पर उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि यह कितना सॉलिड है, यानी कि कितने फाइन कण, कितने बारीक पार्टिकल से मिलकर बना है, या ये क्रिस्टल से मिलकर बना है, यानी कि और बड़े पार्टिकल से मिलकर बना है। तो स्टील का स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर की संरचना की बात हो रही है। यदि हम स्टील को ब्रेक करके, स्टील के टुकड़े को तोड़कर उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स हम लोगों को नजर आते हैं, जहां पे कुछ गैप्स नजर आते हैं, कई जगह पे सॉलिड्स नजर आते हैं। तो ये हमारे स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, बेसिकली उनको समझने की आवश्यकता है। लाइक अ फेराइट स्ट्रक्चर, पियरलाइट स्ट्रक्चर, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, हमको स्टडी करते समय उन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर का गुण हार्डनेस का है, किस स्ट्रक्चर का सॉफ्टनेस का है, और कौन सा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है, किस प्रोसेस में कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इन डेप्थ चीजों को समझ सको। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की यदि हम बात करें, देखिए जब भी मैं यहां पर स्टील का वर्ड यूज कर रहा हूं तो स्टील का मतलब है यहां पर प्लेन कार्बन स्टील से। प्लेन कार्बन स्टील ऐसी स्टील जहां पर आयरन और कार्बन कंपोजिशन है, कोई और कंपोजिशन यहां पर नहीं है, कोई अलोइंग एलिमेंट यहां पर नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम प्लेन कार्बन स्टील, जब भी हीट ट्रीटमेंट को पढ़ा जाता है, प्लेन कार्बन स्टील जहां पे आयरन और कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील में माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये सारी स्टील बेसिकली हमारी आ जाती है। तो यहां पर समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की, तो हमने स्ट्रक्चर बेसिकली समझा कि स्टील की संरचना तब दिखाई देगी जब धातु के टुकड़े को टूट जाता है, सटीक दाने का आकार और संरचना को माइक्रोस्कोप के माध्यम से यदि प्रॉपर तरीके से हम देखें तो वहां पर हमको दिखाई देगी, और स्टील को उसकी संरचना के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा है। स्टील इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि स्टील को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है इसके स्ट्रक्चर के टाइप्स के अकॉर्डिंग। यहां पर जब हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं, अलॉइंग में आयरन एंड कार्बन होगा, बट कार्बन कंटेंट ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा हो। यहां पे कार्बन कंटेंट हमारा 1.7% से ज्यादा नहीं होगा, वो हमारी प्लेन कार्बन स्टील के दायरे में आएगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्टील के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ स्टील को क्लासिफाइड करते हैं, स्टील को अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लासिफाइड का मतलब यह है, तो यहां पर जैसे कि सबसे पहला है यूटेक्टाइड स्टील। यूटेक्टाइड स्टील मतलब ऐसी स्टील जिस स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.8% हो। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। यूटेक्टाइड स्टील कौन सी स्टील है? जहां पर कार्बन की मात्रा फिक्स 0.8% हो, और जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% होगी उसको यूटेक्टाइड स्टील बोला जाएगा। और इस स्टील का स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, पियरलाइट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि ये जो है पूरी तरह, जिसमें 0.8% कार्बन होता है उसमें पूरी तरह यूटेक्टाइड, जो इसको यूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं, और इसमें एक ही स्ट्रक्चर विद्यमान होता है जो होता है पियरलाइट स्ट्रक्चर। अब बात करें यदि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, देखो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील का मतलब है जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0% से 0.83% तक हो। कई कई जगह पर इसको 84% भी मान लिया जाता है, लाइक दिस। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, यानी कि अप टू 0.84% या 83% जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसको हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बोलते हैं। और इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो फेराइट प्लस पियरलाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि फेराइट भी होगा और पियरलाइट भी होगा। देखो इसको इस तरह से समझो, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। सारी चीजों को आप छोड़ दो, यहां पर फिगर के ऊपर ध्यान दो जिससे कि मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकूं आपको। यहां पर जो नीचे वाली रेखा आपको नजर आ रही है ये कार्बन प्रतिशत को इंडिकेट कर रही है, लाइक 0% कार्बन, 0.5% कार्बन, 0.84% कार्बन, 1% कार्बन, 1.5% कार्बन। तो इस तरह से ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कार्बन प्रतिशत को। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्टील जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0% होती है, जिसको हम प्योर आयरन बोलते हैं, उस स्टील में स्ट्रक्चर होता है फेराइट स्ट्रक्चर। और जिस स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा होगी ही नहीं, वो स्टील का स्वभाव कैसा होगा? नरम स्वभाव होगा, क्योंकि कार्बन प्रतिशत मात्रा जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है स्टील में हार्डनेस और ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आती जाती है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जिस स्टील में 0% कार्बन है उस स्टील को हम क्या बोल रहे हैं? उस स्टील में हमारी फेराइट स्ट्रक्चर होगा।
तो फेराइट स्ट्रक्चर किसमें होगा? जिसमें 0% कार्बन है, यानी कि कार्बन है ही नहीं एक तरीके से, तो वो फेराइट स्ट्रक्चर है। और हमने देखा कि जिसमें कार्बन नहीं है वो नरम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो फेराइट स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? नरम स्वभाव की होगी, सॉफ्ट स्वभाव की होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां पर एक चीज समझिएगा, जैसे ही स्टील में थोड़ा सा कार्बन मात्रा मिलाया जाए, जैसे कि मैंने बोला ये 0% कार्बन है, कोई कार्बन नहीं, प्योर आयरन। प्योर आयरन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फेराइट स्ट्रक्चर। मैंने हल्का सा कार्बन मिला दिया, मैंने इसमें 0.1% कार्बन मिला दिया, तो ये फेराइट स्ट्रक्चर के साथ में जैसे ही कार्बन ऐड होता है बन जाता है पियरलाइट। तो फेराइट भी विद्यमान है और पियरलाइट भी विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा में बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे पियरलाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी और फेराइट की कम होती जाएगी। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? यदि 0.0% कार्बन मतलब प्योर फेराइट स्ट्रक्चर, जैसे ही मैंने हल्का सा कार्बन की मात्रा बढ़ाया तो हम बोलेंगे फेराइट प्लस पियरलाइट। फिर मैंने 0.5 तक ले गया, यहां पर भी फेराइट प्लस पियरलाइट। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा, देखो यहां पर पूरा फेराइट है, थोड़ा सा कार्बन बढ़ाया, फेराइट थोड़ा सा बदल के पियरलाइट में चला गया, और कार्बन बढ़ाया, फेराइट और पियरलाइट बदल गया। जैसे जैसे मैं इसको कार्बन प्रतिशत मात्रा को बढ़ा के 0.84% तक ले गया, इस पॉइंट पर आके फेराइट खत्म हो जाता है, बचता है केवल और केवल पियरलाइट स्ट्रक्चर। समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, फेराइट पियरलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे फेराइट कम होता गया, पियरलाइट बढ़ता गया, और इस पॉइंट पर आकर 0.84% पर आकर यहां पर केवल और केवल पियरलाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, फेराइट खत्म हो जाता है। और इस स्टील को क्या बोलते हैं? यूटेक्टाइड स्टील। क्या बोलते हैं? यूटेक्टाइड स्टील। और जिस स्टील में 0 से लेके 0.8% तक कहीं भी बीच में है, यानी कि जिसमें फेराइट प्लस पियरलाइट है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। और जिसमें 0.84 से ज्यादा है वो हमारी हाइपर यूटेक्टाइड स्टील कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या किया? प्योर आयरन था, इसमें कार्बन मिलाया, कार्बन मिलाने से फेराइट किस में बदला? पियरलाइट में, और कार्बन मिलाया और कार्बन मिलाया, यहां पर पूरी तरह हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन हम नहीं रुके, हमने बोला हम और कार्बन मिलाएंगे। हमने और कार्बन ऐड किया, तब क्या हुआ? जब हमने और कार्बन ऐड किया, अब यहां पर क्या है? पूरी तरह पियरलाइट स्ट्रक्चर है। जब और कार्बन ऐड किया तो यह पियरलाइट बदलने लगा सीमेंटाइट में। ध्यान दीजिएगा, पियरलाइट किस में बदलने लगा? सीमेंटाइट स्ट्रक्चर में। तो जब हम लोग यहां से आगे जाते हैं तो इसमें पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट स्ट्रक्चर हमारा होता है। समझ रहे हो? और जब हम 0.84% से आगे जा रहे हैं, इस स्टील को क्या बोलेंगे? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ये आगे हालांकि कई बार ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं स्ट्रक्चर से, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की थोड़ी सी बेस क्लियर हो और चीजें जो है क्लियर हो, जिससे कि जब आगे हम समझें तो वहां पर क्लियर हो। यहां पर देखिएगा, यदि प्योर आयरन की बात करें, फेराइट स्ट्रक्चर होता है। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फेराइट प्लस पियरलाइट होता है। 0.84 पर पूरी तरह पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है, 0.84 से आगे पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर देख लीजिएगा, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं स्टील के टाइप को। स्टील के टाइप में समझिएगा, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील सबसे पहले समझो। हाइपोयूटेक्टाइड यानी कि जिसमें 0.84% तक, यानी कि 0% से 0.84% तक कार्बन है, वो क्या होगा? हाइपोयूटेक्टाइड। अब मैं पूछूं इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? आप बोलोगे सर फेराइट प्लस पियरलाइट होगा। यदि मैं बोलूं केवल 0.84% वाला, ये क्या है? यूटेक्टाइड। यहां तक जब पहुंचे थे तो कौन सा स्ट्रक्चर था? सर पियरलाइट स्ट्रक्चर था। मैं बोलूं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, यानी कि जिसमें 0.8% से अधिक कार्बन है, तो
पियरलाइट किस में बदल रहा था? सीमेंटाइड में। तो पियरलाइट प्लस सीमेंटाइड था। तो यहां से एक तो स्टील के टाइप पूछ लेता है और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किस स्टील टाइप में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार मुझे कमेंट में क्लियर करिए, हल्का सा कमेंट कर दो क्लियर है या कोई डाउट है, जिससे कि मैं कवर कर सकूं, कहीं कोई चीज छूटे ना, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रह जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बार मुझे कमेंट कर दो सो दैट कि हम आगे चलें। क्लियर है या आगे चलें? फटाफट बता दो। हालांकि ये चीजें अभी दोबारा आएंगी जिससे आपको क्लियर होगा। एक बार और बता दो सर, एक बार और क्विकली बता देते हैं हम लोग, एक बार और बहुत क्विकली बता देते हैं, किसी का समय बेकार ना जाए। देखो, जब प्योर आयरन की बात आती है यानी कि 0% कार्बन, फेराइट स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इसमें कार्बन ऐड करेंगे फेराइट बदलता है पियरलाइट में। तो हम बोलेंगे 0.84 तक यहां पे ये पूरी लाइन में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फेराइट प्लस पियरलाइट होगा। यहां पर आके फेराइट पूरी तरह पियरलाइट में बदल गया और जब पियरलाइट पर हम रुके नहीं और कार्बन ऐड किया तो ये पियरलाइट, फेराइट तो यहां खत्म हो गया, पियरलाइट बचा था। पियरलाइट किस में चला गया? सीमेंटाइड। समझ गए? चले आगे चलते हैं। चलिए अब आगे वाला हिस्सा आता है, इन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से एक क्वेश्चन आता ही है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आता है, मतलब मैं कोई एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे पेपर आप लोगों के टेक्निकल के देखे हैं। यदि वो हीट ट्रीटमेंट में जा रहा है तो कहां से क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। देखिए, जब हम फेराइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब फेराइट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जहां पे कार्बन है ही नहीं, प्योर आयरन का स्ट्रक्चर फेराइट है। पिग आयरन और स्टील विथ 0% कार्बन, यानी कि स्टील विथ 0% कार्बन, मतलब जहां कार्बन नहीं है उसमें हमारा फेराइट स्ट्रक्चर होगा, विच इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड डक्टाइल बट कंपैरेटिवली वीक। अब चूंकि जो स्ट्रक्चर हमारा सॉफ्ट होगा, नरम होगा, डक्टाइल होगा, वो स्टील तो वीक होगा ही। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें कार्बन प्रतिशत है ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है उस स्टील का नेचर कैसा होगा? नरम होगा, सॉफ्ट होगा, उसको डक्टाइल होगा, मोड़ सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये वीक भी रहेगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा कमजोर है, वीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब ही तो नरम है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये फेराइट स्ट्रक्चर की जब बात आती है, इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी कैसी होती है? सॉफ्ट और डक्टाइल प्रॉपर्टी का होता है। इसी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा वीक होता है। सेकंड स्ट्रक्चर हमने देखा जो था हमारा पियरलाइट सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। देखो, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करें तो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। जब कार्बन स्टील में लोहे और कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि व्हेन कार्बन एक्सिस्ट इन स्टील एज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड आयरन कार्बाइड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज इट इज डेफिनेशन आपसे सीमेंटाइट की पूछ लेता है, लेकिन कुछ चीजों को समझ लीजिएगा। सीमेंटाइट में क्या है? जब कार्बन और लोहे और कार्बन का रासायनिक यौगिक बन जाता है। रासायनिक यौगिक मतलब जहां पे आयरन और कार्बन दोनों आपस में केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, उसकी वजह से हमें मिलता है आयरन कार्बाइड। और आयरन कार्बाइड का नेचर कैसा होता है? ये बहुत ज्यादा कठोर नेचर का होता है। आयरन कार्बाइड जो होता है, एक तरह से बोल सकते हो कार्बन ने आयरन के साथ में क्रिया करके हमारा आयरन कार्बाइड बनाया, और आयरन कार्बाइड जो बना, एक आयरन कार्बाइड जो स्ट्रक्चर बना, उसका नेचर है काफी ज्यादा हार्ड, और हार्ड होने की वजह से ये ब्रटल भी है, भंगुर भी है, लेकिन यह मजबूत नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन यह स्ट्रांग नहीं होता। अब स्ट्रांग और हार्ड और ब्रिटल में क्या अंतर है? देखो, जब हार्डनेस के साथ में ब्रिटलनेस आ जाती है और हम एक्सेसिव ब्रिटलनेस को रिड्यूस कर देते हैं, उस कंडीशन में मटेरियल हार्ड तो होता है बट साथ में मजबूत भी होता है। लेकिन यहां पर क्या है? ब्रिटलनेस भी है हार्डनेस के साथ में, इसीलिए ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ये तुरंत ही टूट सकता है, बिखर सकता है। हार्ड तो है, ब्रिटल भी है, लेकिन मजबूत नहीं है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर क्या है, वेन कार्बन एग्जिस्ट इन स्टील एज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन, इट इज कॉल्ड आयरन कार्बाइड। ध्यान दीजिएगा, एक ही स्ट्रक्चर है जो केमिकल कंपाउंड के रूप में अवेलेबल होता है, जो है हमारा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है सर? आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड एक केमिकल कंपाउंड है जो आयरन और कार्बन के केमिकल कंपाउंड के रूप में बनता है, और इसका नेचर है हमारा कैसा? हार्ड होना, ब्रिटल होना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीमेंटाइट स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया जाता है। अब बात आती है यूटेक्टाइड या फिर पियरलाइट स्टील। यूटेक्टाइड बोले या पियरलाइट स्ट्रक्चर बोले, क्योंकि जो यूटेक्टाइड स्टील थी, यूटेक्टाइड स्टील मतलब जिसमें 0.84% कार्बन था, इसमें पूरी तरह कौन सा स्ट्रक्चर था सर? पियरलाइट स्ट्रक्चर था। इसीलिए यहां पे इस स्टील को यूटेक्टाइड स्टील भी बोलते हैं, पियरलाइट स्टील भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, पियरलाइट स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको पियरलाइट स्टील भी बोल दिया जाता है। 0.84% कार्बन स्टील और यूटेक्टाइड स्टील इज नाउ एज पियरलाइट स्टील। इसको पियरलाइट स्टील भी बोलते हैं, इसमें पूरी तरह पियरलाइट स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन फेराइट और सीमेंटाइट। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? पियरलाइट स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? यानी कि यदि मैं आपसे यूं कहूं कि हम कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? ब्रिटलनेस और स्ट्रेंथ दोनों साथ में बढ़ेंगी। यानी कि ये हमारी कठोरता है, ये मैं कार्बन प्रतिशत मात्रा, जैसे यहां पर समझने की कोशिश करेगा, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे है 0.0% कार्बन, 0.5% कार्बन, 0.84% कार्बन, यहां पर 1% कार्बन, यहां पर 1.7% कार्बन। इस तरीके से हमारा यह कार्बन का ग्राफ है। यह है हार्डनेस की लाइन। तो हार्डनेस क्या होगा? हार्डनेस क्या होगा? यहां पे देखो, ये इस तरीके से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। स्ट्रॉन्गनेस की यदि बात करें, जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या होगा? देखो यहां से जैसे कार्बन ऐड हुआ बढ़ेगा, और यहां तक जाएगा 0.84 तक, यहां से ये कम होने लगेगा। यानी कि ऐसी स्टील जिसमें 0.84% तक कार्बन है, वो स्टील सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और उस स्टील का स्ट्रक्चर हमारा पियरलाइट होता है। तो क्यों स्ट्रॉन्ग है? चूंकि पियरलाइट स्ट्रक्चर है, तो हम बोलते हैं कि पियरलाइट स्ट्रक्चर का नेचर होता है मच स्ट्रॉन्गर, यदि हम फेराइट और सीमेंटाइट से कंपेयर करें। समझ में आ रहा है? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने तीनों ही स्ट्रक्चर को यहां पर समझा, चाहे हम लोग बात करें फेराइट की या हम लोग बात करें सीमेंटाइट की। देखो फेराइट तो हमारा प्योर आयरन का स्ट्रक्चर है, सीमेंटाइट की बात करें, ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम आयरन कार्बाइड है, और उसी को सीमेंटाइट हम बोल रहे हैं। और जो पियरलाइट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यदि हम लोग यहां पर देखने लगे। अब बात करते हैं, हमने जैसे कि स्टील के टाइप भी पहले ही समझे, तो यहां पर क्या है? यदि हाइपर यूटेक्टाइड स्टील की बात करें, देखो हाइपर और हाइपो दोनों समझिएगा। हाइपर यूटेक्टाइड यानी कि जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.84 से अधिक है, जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि यूटेक्टाइड स्टील तक आते आते 0.84% तक आते आते तो पियरलाइट स्ट्रक्चर बन गया। फिर और ज्यादा कार्बन जब हमने कंपोज किया, उस कंडीशन में पियरलाइट फिर सीमेंटाइट में बदलने लगा। पहले फेराइट था, फेराइट में हमने कार्बन कंपोज किया तो फेराइट पियरलाइट में बदला। समझ रहे हो? तो यहां पे इस स्टील में स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कौन सा होगा? पियरलाइट और सीमेंटाइट। दूसरा हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, जिसमें 0 से लेके 0.84% या हम बोले अप टू 0.84% कार्बन है, उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फेराइट तो होगा ही, साथ में पियरलाइट होगा। समझ रहे हो? यहां पर कौन सा होगा? फेराइट भी होगा और पियरलाइट भी होगा। समझ रहे हो? और ऐसी स्टील जिसमें केवल 0.84% कार्बन है, उसमें तो पियरलाइट स्ट्रक्चर होगा ही। तो यहां तक अभी जो हमने समझा,
बिल्कुल आएंगे ऑस्टेनाइट पर विशाल, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक हमने देखा कि हमने स्टील को गर्म नहीं किया, समझ में आ रहा है? स्टील को हमने गर्म नहीं किया। अभी तक स्टील को ठंडी अवस्था में कार्बन कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उसको समझा। यहां तक समझ में आई? यानी कि हमने केवल और केवल ठंडी अवस्था में स्टील के स्ट्रक्चर को समझा। अब हम करने वाले स्टील को गर्म, और गर्म करने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बदलता है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, जब हम किसी प्लेन कार्बन स्टील को गर्म करते हैं मतलब हीट देते हैं, तो हीट देने पर उसका टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता है। समझ रहे हो? धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होना कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जब और हीट दी जाती है तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे टेम्परेचर रुक रहा है वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। समझ रहे हो? जहां पे स्टील का अंदर का स्ट्रक्चर बदलना प्रारंभ होता है। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, यदि हम उसकी बात करें तो ये हमारा बेसिकली थोड़ा समझिएगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो दो टाइप का है। एक है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और दूसरा है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट। यानी कि जब हम स्टील को गर्म करेंगे तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वह फेराइट हो, पियरलाइट हो, सीमेंटाइट हो, समझ रहे हो, वो सभी स्ट्रक्चर बदलते हैं ऑस्टेनाइट में। यानी कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर केवल और केवल स्टील को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठंडी अवस्था में स्टील में तीन स्ट्रक्चर होते हैं, फेराइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट। जैसे कि हमने देखा कार्बन प्रतिशत के अकॉर्डिंग, जिसमें प्योर आयरन है, कोई कार्बन नहीं है, ठंडी अवस्था में उसमें फेराइट स्ट्रक्चर होता है। ऐसी स्टील जिसमें अप टू 0.84% कार्बन है, उसमें फेराइट और पियरलाइट होता है। ऐसी स्टील जिसमें कार्बन फिक्स होता है 0.84%, उसमें पियरलाइट होता है। और ऐसी स्टील जिसमें 0.84% से ज्यादा कार्बन होता है, उसमें पियरलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ठंडी अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम स्टील को गर्म करेंगे हीट देने के बाद में, जहां पर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है लोअर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब हम गर्म कर रहे हैं तो हीटिंग, ठंडा भी करेंगे तो कूलिंग, उसका अलग होता है। तो जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं और जहां से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है, वो पॉइंट होता है हमारा, क्या पॉइंट होता है? अपर लोअर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग। और जहां पर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पूरी तरह बन जाता है, पूरी तरह बन जाता है मतलब जहां पर स्टील में केवल और केवल ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर विद्यमान होता है, सारे स्ट्रक्चर जो भी है वो बदलकर ऑस्टेनाइट बन जाता है, और उस समय स्टील में कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता। उस पॉइंट को बोला जाता है अपर क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग। जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है वो फिक्स होता है और उसका मान होता है 723 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी स्टील हो, चाहे माइल्ड स्टील हो, यूटेक्टाइड स्टील हो, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील हो, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील हो, सभी स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स रहेगा 723 डिग्री सेल्सियस। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर किस टेम्परेचर पर बनना प्रारंभ होता है, तो आप क्या बताओगे? 723 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं आपसे पूछूं कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है प्लेन कार्बन स्टील का, आपका जवाब क्या होगा? 723 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता ही वही है जहां से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है, बनना स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? और मैं यदि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड अपॉन
कार्बन प्रतिशत मात्रा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, वो कार्बन प्रतिशत मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? यदि कार्बन प्रतिशत मात्रा अलग अलग है तो उसका अलग अलग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। समझ में आ रहा है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जहां पे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पूरी तरह बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यदि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, द टेम्परेचर एट विच द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट्स 723 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑल प्लेन कार्बन स्टील। ऑल प्लेन कार्बन स्टील का मतलब है चाहे स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा 0% हो या फिर 1% हो या 0.84% हो या 1.7% हो, कितनी भी कार्बन की मात्रा हो, सभी स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होगा। इसीलिए आपके एग्जाम में कभी भी आपसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पूछा जाता, आपसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा जाता है, क्योंकि यह फिक्स होता है। अब बात आती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंप्लीटली चेंज टू ऑस्टेनाइट इज कॉल्ड द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस वेरीज डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील, कि स्टील में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। यहां तक चीजें समझ में आई। उसके बाद में हम थोड़ा सा ये डायग्राम को समझेंगे। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील व्हेन हीटेड। जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं तो किस तरह स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर हुआ या नहीं। एक बार मुझे कमेंट करके क्लियर करिए, जिससे कि हम आगे बढ़े। एक बार फटाफट से मुझे क्लियर करिए। राहुल कुमार, अजय, विशाल गुप्ता, किशन कुमार सैनी, दीनू कुमार, क्या क्लियर है सारी चीजें यहां तक? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताइए। अपर क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट करके क्लियर करिए। अभय मौर्य, यस, चलिए क्लियर है, क्लियर है। दामेंद्र कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग विशाल गुप्ता, ताकी राजा, राजेश, चलिए बहुत अच्छे, ऑल क्लियर। अब इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। यदि आपने इसको समझ लिया तो हीट ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। समझिएगा, हमने क्या बोला कि स्ट्रक्चर चेंज कहां से होता है? हीट करने पर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से। इसमें केवल जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजें समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम है, कार्बन कंटेंट प्रतिशत हीट ट्रीटमेंट रेंज यहां पर दिखा रहा है। यानी कि सबसे पहले समझो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कार्बन प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि 0% कार्बन, 0 से 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 0.84%, 1%, इस तरह। और जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 600 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 850, 900। तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन कार्बन प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पे एक रेखा नजर आ रही होगी आपको, और ये रेखा है 723 डिग्री सेल्सियस की रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कि इसके ऊपर यदि हम गए, मतलब कि स्ट्रक्चर में बदलाव प्रारंभ होगा। और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? सर, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इंटरेस्टिंग कहानी चालू होती है यहां से। आपको क्या नजर आ रहा है कि सर, जिस स्टील में 0% से लेके 0.84% तक कार्बन हो, उस स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर था? सर, फेराइट प्लस पियरलाइट। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ा रहे थे, फेराइट और पियरलाइट में तब्दील होता जा रहा था। और यह पॉइंट ऐसा आया जहां पे
पूरी तरह पियरलाइट बन गया। तो मैं बोलूं 0.84 पर कौन सा था सर, पियरलाइट स्ट्रक्चर। और जब हमने कार्बन बढ़ाया तो पियरलाइट के साथ साथ में सीमेंटाइट स्ट्रक्चर आ गया। तो यहां तक तो हमने ठंडी अवस्था में चीजें समझ ली थी। ये तो स्ट्रक्चर कार्बन प्रतिशत मात्रा की वजह से चेंज हो रहे हैं। अभी हमने स्टील को गर्म नहीं किया, हम 0 डिग्री सेल्सियस पर हैं और हम ये देख पा रहे हैं। हमने स्टील को गर्म करना चालू किया। अब क्या किया हमने, गर्म करना चालू किया, हम उसको हीट दी स्टील को। कौन सी स्टील को, सबसे पहले समझो हम किस स्टील को हीट दे रहे हैं, ये वाली स्टील को। ये स्टील कौन सी है, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0% से लेके 0.84 हम इस स्टील को गर्म कर रहे हैं। इसको भूल जाओ, अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं। जब हमने इसको गर्म किया 600 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, कुछ चेंज नहीं हो, स्ट्रक्चर अपनी जगह है भैया बिल्कुल। कैसे, फेराइट भी डटा हुआ, पियरलाइट भी डटा हुआ। इतना तो ताप मैं सहन कर लूंगा, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोला रुक बेटा अभी रुक, 650 डिग्री सेल्सियस किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 600 के बाद मैंने 700 किया, कुछ नहीं हुआ, डटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, अब जो है फेराइट और पियरलाइट फड़फड़ाने लगे। बोले अब नहीं टिक पाएंगे भैया, अब गड़बड़ यहां से हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने 723 डिग्री सेल्सियस ले गया, तो जो पियरलाइट है, देखो फेराइट तो फिर भी सहन कर गया, जो पियरलाइट स्ट्रक्चर है ना, जितना पियरलाइट स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा बदल गया किसमें, आस्टेनाइट में। लोअर क्रिटिकल पियरलाइट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पूरी तरह आस्टेनाइट में बदल जाता है। समझ रहे हो, इसीलिए यूटेक्टाइड स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही होता है। यानी कि पियरलाइट सबसे पहले डगमगाता है गर्म करने पे। तो क्या हुआ, हम फेराइट और पियरलाइट को गर्म कर रहे थे, यानी कि कौन सी स्टील को, 0% से 0.84% हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को। तो जब हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले गए, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले जाने पर क्या हुआ, फेराइट तो टिका रहा, लेकिन पियरलाइट तो भैया पहले ही भाग जाता है ना। पियरलाइट बोला ठीक है मेरे से सहन नहीं हो रहा, आस्टेनाइट स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है सर, यहां पे नजर आ रहा है, यदि मैं कहूं कि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को यदि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा होगा, पियरलाइट और फेराइट था, पियरलाइट तो भाग जाता है ना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर, और क्या बनता है, आस्टेनाइट बनता है। तो आस्टेनाइट प्लस फेराइट, क्योंकि फेराइट तो टिका हुआ है। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने कहा ठीक है 750, 800, 850 मैं गर्म करता गया। तो जौन सी हमारी स्टील होगी, जिस भी कार्बन प्रतिशत मात्रा की, उसके अकॉर्डिंग ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का ग्राफ है। जैसे ही मैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले गया, फेराइट ने भी हिम्मत हार दी और पूरा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा बन गया, आस्टेनाइट बन गया। यानी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर केवल और केवल आस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है। तो क्या सबसे पहले समझ में आ गया? थैंक यू सर, मेरा सीजी में हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीनू कुमार, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। छत्तीसगढ़ हैंडपंप टेक्नीशियन का कोर्स आई थिंक आपने लिया होगा। यहां पर समझो क्या हो गया, यहां पे आस्टेनाइट में बदल गया, समझ रहे हो। अभी हमने क्या समझा, हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को गर्म किया, तो सबसे पहले हम ये देखा कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर पियरलाइट स्ट्रक्चर नहीं टिकता, पियरलाइट स्ट्रक्चर तो क्या होता है, आस्टेनाइट में बदल जाता है। और बाकी सीमेंटाइट और फेराइट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक दम देते हैं, ये स्ट्रक्चर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर आके आस्टेनाइट में बदलते हैं, मतलब लास्ट स्टेज में वो ताप सहन कर लेते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं बात करूं कि सर यदि 0.84% कार्बन में, तो पूरा पियरलाइट है, क्या है, पूरा पियरलाइट स्ट्रक्चर है। अभी हमने देखा, अब इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करने में इंटरेस्टिंग ही कहानी नजर आएगी। क्या नजर आएगी कि हमने यदि यूटेक्टाइड स्टील को गर्म किया, तो जैसे ही ले गए 600, 650 और 723 पर ले गए हम यहां, तो इस पॉइंट पर आके क्या हुआ, पियरलाइट तो भाग जाता है 723 में, वो उससे ज्यादा ताप सहन नहीं करता। पियरलाइट पूरी तरह आस्टेनाइट में बदल गया। और स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर था, केवल और केवल पियरलाइट। और यदि पियरलाइट पूरी तरह आस्टेनाइट में बदल गया,
तो स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर हुआ पूरी तरह? सर ऑस्टेनाइट। और यदि स्टील में पूरा ऑस्टेनाइट है तो उसी पॉइंट को तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट बोलते हैं। अरे सर फिर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट क्या होगा? अरे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही होगा, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जहां पे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ होता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जहां पे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पूरी तरह बन जाता है। लेकिन यूटेक्टाइड स्टील में क्या है? पूरा पियरलाइट स्ट्रक्चर, और पियरलाइट स्ट्रक्चर 723 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरी तरह ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। तो क्या हुआ, यहां पे जब गर्म किया तो पियरलाइट इसी पॉइंट पे पूरा ऑस्टेनाइट में बदल गया। तो जो यूटेक्टाइड स्टील है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि क्या रीजन, मतलब पूछा जाता है यूटेक्टाइड स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बोलते हो 723 डिग्री सेल्सियस। इस स्टील का जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 723 डिग्री सेल्सियस। या हम यूं कहें यूटेक्टाइड स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर समान होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि उसमें पियरलाइट स्ट्रक्चर विद्यमान होता है और पियरलाइट स्ट्रक्चर 723 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। समझ गए? अब बात आती है सर सीमेंटाइट और पियरलाइट की। इसको गर्म करें, ये कौन सी स्टील है जिसमें 0.84% से ज्यादा कार्बन है। जब हमने इसको गर्म किया तो भैया फिर से 723 डिग्री सेल्सियस पर पियरलाइट तो भाग गया, 723 डिग्री सेल्सियस पर पियरलाइट तो भाग गया, बचा कौन? ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट कहां से आया? पियरलाइट ऑस्टेनाइट में बदल गया, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। और गर्म किया और गर्म किया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर आए तो सीमेंटाइट भी हिम्मत हार गए और बचता है हमारा ऑस्टेनाइट, बचता है हमारा ऑस्टेनाइट। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? कभी कभी इस डायग्राम को दे देता है इस तरह से, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, यूटेक्टाइड स्टील को गर्म करवाता है, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील को गर्म कर पाता है, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील को गर्म करवाता है। क्या यहां से किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है? यदि है तो प्लीज एक बार कमेंट करें जिससे कि मैं क्लियर कर सकूं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं? एक बार कमेंट कर दिया करो यार, जिससे ना कनेक्टिविटी बनी रहती है और चीजें बेहतर तरीके से जो है ना अपन वो कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि मुझे भी फील होता है हाँ मतलब आप देख रहे हो, सोए नहीं हो, है ना। अब है मौर्य, ताकि राजा, क्या बात है, आपको कमेंट दिख नहीं रहे हैं क्या? क्या कोई यहां पे आपके पास में जब आप कमेंट करते हो ना लाइव चैट में, दो ऑप्शन होते हैं सामने। एक तो प्राइवेट होता है जो केवल होस्ट और आपके बीच का रहता है, और एक ऑल होता है। तो ऑल पर करके करोगे तो सारी चीजें आपको दिखेंगी। आ गया? क्लियर है? स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं विशाल, जब हम लोग मेटल चैप्टर अभी कवर करेंगे ना वहां पर उसको देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग प्लेन कार्बन स्टील और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझ रहे हैं, सो दैट कि टॉपिक से आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछो। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं, एक बार समराइज करें। देखिए कुल मिला के आपको इतना समझना है कि जो पियरलाइट स्ट्रक्चर है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट में पूरी तरह बदल जाता है। अब जैसे अब इसमें फेराइट और पियरलाइट है, अब ये पियरलाइट ऑस्टेनाइट में बदलेगा तो बचेगा क्या? ऑस्टेनाइट और फेराइट। यहां पर सीमेंटाइट और पियरलाइट है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो पियरलाइट ऑस्टेनाइट में बदल जाएगा, बचेगा क्या? ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। और भी गर्म करेंगे, जब हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाते हैं वहां पर तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बचता ही है। समझ में आ रहा है? दिस इज द इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है यहां पर चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि स्टील को गर्म किया जाता है तो इसकी संरचना में परिवर्तन 723 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है,
बनने वाली नई संरचना को ऑस्टेनाइट कहा जाता है। ऑस्टेनाइट का जो गुण है वो गैर चुंबकीय होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। क्योंकि नॉन मैग्नेटिक क्यों होता है भैया? गर्म करने पर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसे ही कम होती है, तो ये स्ट्रक्चर कब मिल रहा है? जब स्टील गर्म है उस कंडीशन में मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो पुरानी संरचना बरकरार रहती है। यानी कि यदि मैं इसको धीरे धीरे स्टील को ठंडा करने लगूं, जब पूरा ऑस्टेनाइट बन गया और धीरे धीरे ठंडा करूं, तो क्या होगा, जो आयरन के कण हैं वो फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर से धीरे धीरे अपनी संरचना में चले जाएंगे। लेकिन यदि मैं उस स्टील को क्विंच कर दूं, एकदम से अचानक से ठंडा कर दूं, तो क्या होगा, वो कार्बन के कण आयरन के बीच में फंस जाते हैं और उसकी वजह से बनता है मार्टेनसाइड स्ट्रक्चर। वो होता है हार्डनेस का स्ट्रक्चर। हालांकि ये हम लोग हार्डनेस प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे मार्टेनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे ये चीज क्लियर है, जब हम कोई स्टील को हमने गर्म किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म हुई, धीरे धीरे गर्म हुई तो क्या हुआ, जो कण है वो धीरे धीरे लिक्विड में मतलब अपनी स्थिति बदलने लगे, संरचना उसकी बदल गई। और जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो फिर से वापस वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन मैं अचानक से ठंडा कर दूं तो वो वहीं की वहीं फंस जाते हैं, कार्बन के कण आयरन के बीच में फंस जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर होता है मार्टेनसाइड स्ट्रक्चर। वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्डनेस का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर क्या है, जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो जो संरचना बनती है वो बारीक दानेदार संरचना हमारी होती है, फाइन संरचना होती है। और ये जो है इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सॉफ्ट प्रॉपर्टी, मशीनेबिलिटी, जो एनीलिंग का बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी बात हो रही है। यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो ऑस्टेनाइट एक नई संरचना में बदल जाता है, जिसे हम मार्टेनसाइट कहा जाता है। और यह संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है, बहुत कठोर होती है और चुंबकीय होती है। केवल नॉन मैग्नेटिक कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो गर्म अवस्था में होता है, और गर्म अवस्था में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक कौन सा है, केवल और केवल ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो गर्म अवस्था में है ना, जब स्टील हमारी गर्म है। समझ में आ रहा है। ऑस्टेनाइट मतलब क्या, ऑस्टेनाइट मतलब एक स्ट्रक्चर है जो अंदर की संरचना है, उसका नाम है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, है ना। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये आप लोगों का कोर कॉन्सेप्ट है पूरे आगे के हीट ट्रीटमेंट का, है ना। जब हम लोग आगे हीट ट्रीटमेंट में किसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे या किसी प्रोसेस को समझेंगे, जब हम देखेंगे कि अचानक से हमने ठंडा किया या भट्टी में धीरे धीरे ठंडा होने दिया, तो आप समझ पाओगे अरे ये ठंडा क्यों धीरे धीरे कर रहे हैं, या अचानक से ठंडा क्यों कर रहे हैं, इस टेम्परेचर तक गर्म क्यों कर रहे हैं। तो आपको तब समझ में आएगा अच्छा इसलिए हम इस टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं, ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर मिल सके। तो यहां पे क्या है ना, आपका बेस एकदम क्लियर होना चाहिए। सर बीएचईएल कोर्स खत्म होने वाला है, कौन सा परचेस करना चाहिए? मास्टर ले सकते हो, सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। उसमें मतलब सारा नया कंटेंट अपडेट होता रहेगा जब तक रहेगा, मतलब और बेहतर हम लोग क्या है ना, ऑल टाइम बेहतर कंटेंट करते। फेराइट भी मैग्नेटिक है, बिल्कुल फेराइट स्ट्रक्चर भी मैग्नेटिक है। सर आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझाया है, चलिए थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये सारी क्लासेस आप लोगों के कोर्सेज में अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होती हैं, कंटेंट और जितना बेहतर तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूं वो करने की कोशिश करता हूं। तो फिर से जितनी भी क्लासेस हैं, जो हमारी ओल्ड क्लासेस हैं, उन क्लासेस को धीरे धीरे हम रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका कोई भी रिसेंटली एग्जाम आ रहा है उन क्लासेस के थ्रू आप पूरी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन ये न्यू क्लासेस धीरे धीरे सारी अपडेट होती जाएंगी। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। अगली क्लास में हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड स्टील को पहले ठंडा करके देखेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ना। कोचिन से पेयर्ड पेपर का मीडियम क्या है? आई थिंक एडवर्टाइजमेंट एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं क्वेश्चन पेपर में। मैं एक बार चेक करके आपको क्लियर करूं। थैंक यू सर, कीप स्माइलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सो मच। नाइट 9 बजे ही आपकी क्लासेस रहती हैं। थैंक यू।